हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम एंजाइम्स इनहिबिशन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर जाके बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। इट मीन्स रिएक्शंस को आगे बढ़ने नहीं देते, वहीं स्टॉप कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन या संदमन। एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम संदमन वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर इनहिबिटर मॉलिक्यूल या संदमक पदार्थ बाइंड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं और क्रिया को आगे नहीं होने देते एंजाइम्स की। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। ओके, ये एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली तीन तरीके का होता है: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्लियर हुआ? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मैंने बनाया है और एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल बनाया है। दोनों की आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल सेम है, स्ट्रक्चरली सेम है। इट मीन्स कि यहाँ क्या होता है, एंजाइम से सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में बाइंडिंग के लिए कंपटीशन होगा कि कौन पहले जुड़ेगा, कौन पहले विनर होगा और कौन जाके एंजाइम से जाके सबसे पहले बाइंड हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल, चाहे वो सबस्ट्रेट हो चाहे वो इनहिबिटर हो, जो मॉलिक्यूल एंजाइम से जाके बाइंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। कैसे प्रोसीड होगी रिएक्शन? अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, देन हमको पता है एंजाइम अगर सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है देन इस केस में क्या होगा, एंजाइम मॉलिक्यूल इनहिबिटर से जाके बाइंड हो जाएगा। और इनहिबिटर का क्या काम है? इनहिबिटर का काम ही है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देना, एंजाइम्स की प्रोसेस को आगे ना होने देना, उसकी रिएक्शन को वहीं स्टॉप कर देना। ओके, तो आपने क्या इसमें क्लियर आउट किया है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वह प्रोसेस है इनहिबिशन की जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है। किस चीज का कंपटीशन होगा? एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर बाइंड होने का कंपटीशन होगा। जो पहले बाइंड हो जाएगा रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है या सबस्ट्रेट इनहिबिटर की जगह बाइंड हो जाते हैं तो प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोडक्ट बनते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन प्रोडक्ट रिलीज होंगे। अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम से जाके बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा? इनहिबिटर का क्या वर्क है? इनहिबिटर का वर्क ही है कि एंजाइम्स के एक्टिविटी को रोक देना, एंजाइम्स की प्रोसेस को आगे ना होने देना। तो एंजाइम्स इनहिबिटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएंगे, देन एंजाइम्स इनहिबिटेड हो जाएगा, मींस कि प्रोसेस आगे नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती ये तो ओके है, बट इसका एक बेनिफिट भी है। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब उन्हें इमीडिएटली वर्क है या फिर उन्हें कोई भी प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को तुरंत स्टॉप करना है, इमीडिएटली स्टॉप करना है, उस केस में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालेंगे, जिससे क्या होगा, रिएक्शन थोड़ी टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी। अब हमें स्टॉप तो कर दी, अब हमें इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को हम फर्दर कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं कि एंजाइम्स में इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम्स इनहिबिटेड भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सबस्ट्रेट ज्यादा डालना होगा। जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम्स से जो इनहिबिशन, जो बाइंड है इनहिबिटर मॉलिक्यूल, वो इनहिबिटर अलग हो जाएगा और एंजाइम फिर क्या होने लगेंगे, सबस्ट्रेट से बाइंड होने लगेंगे। सबस्ट्रेट से बाइंड होने लगेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन प्रोडक्ट रिलीज होंगे, प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। इसका एक एग्जांपल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड एज ए सबस्ट्रेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक एंजाइम्स की तरह वर्क करेगा और सक्सिनिक एसिड यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है। ओके,
तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा, फ्यूमेरिक एसिड। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जब सक्सेनिक एसिड के साथ मिलता है तो फ्यूमरिक एसिड बनाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर यहाँ कंपटीशन होगा और इनहिबिटर मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग बाइंड होंगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर सक्सेनिक एसिड से रिसेंबल होता है एक इनहिबिटर जिसे बोलते हैं मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड क्या करते हैं, सक्सेनिक एसिड की जगह बाइंड हो जाएंगे, यानी सबस्ट्रेट की जगह बाइंड हो जाएंगे, प्रोसेस को आगे नहीं होने देंगे। इट मींस कि फ्यूमरिक एसिड बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनहिबिटर तो बाइंड हो गया और इनहिबिटर का काम ही है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देना, एंजाइम्स की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करने देते, यही इनका काम है। ओके, अब आते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे। आपको ये क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या था कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में रेस लग रही थी। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में जो फर्स्ट आएगा, जो पहले बाइंड होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, देन प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड ना होकर इनहिबिटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। अब आते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट और एंजाइम से बाइंड और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल अनदर साइड से बाइंड होंगे। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब आते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन में। यहाँ क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसे ही नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में नो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन नहीं होता। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होते हुए भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, एनोदर साइट पर जाके बाइंड होंगे और एंजाइम्स की प्रोसेस को रोक देंगे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल से जाके बाइंड होगा और ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे बाइंड ना होके, ये जो साइट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड ना होके अनदर साइट पे जाके बाइंड हो गया ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल। और इनहिबिटर मॉलिक्यूल का क्या वर्क है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल का बस यही वर्क है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो ये क्या करेंगे, एंजाइम्स भले ही सबस्ट्रेट से बाइंड हो, अनदर साइट पे जाके एंजाइम से जुड़ जाएंगे और एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे, संदमक कर देंगे और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, अब आते हैं हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन में। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है, सिमिलर है यहाँ भी ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह, बट इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और जैसे ही ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम से बाइंड हो जाएगा तो ये बाइंड नहीं रहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, आप देख रहे थे इस डायग्राम में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड हैं, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं एंजाइम की मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में डिसिमिलरिटी आ जाती है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप ऐसा देख रहे हो ये चेंज हो जाएगा कंप्लीटली और सेकेंड अनदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिससे ये सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएंगे। इनहिबिटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जैसे ही एंजाइम से बाइंड होते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर मॉर्फोलॉजिकली ऐसा शेप बना देंगे जिससे ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएंगे और रिलीज हो जाएंगे। अगर इनसे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी होती है तभी तो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट बाइंड है तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के कोई स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देंगे इनहिबिटर मॉलिक्यूल और एंजाइम्स की प्रोसेस को आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे। गॉट इट, समझ आया दोनों में। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे थे, यहाँ जैसे ही इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ जाएगा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड होता है।
ये एक्टिव साइट में ही स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, जिससे सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएंगे, इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड रहेंगे और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देंगे। गॉट इट। अब आते हैं हम एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। नोमेनक्लेचर से अगर आप जितने भी एंजाइम्स के नाम सुनते होंगे, हर एंजाइम्स के पीछे लिखा होता है एज, जैसे अगर माल्टेज, शुक्रेज, सेलुलेज, ये सभी एंजाइम्स के अभी नोमेनक्लेचर में आपको बताती हूँ। नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन में क्लास एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। अब आते हैं हम नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। नोमेनक्लेचर से आपने जितने भी एंजाइम्स देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, शुक्रेज, माल्टेज। हर एंजाइम्स के पीछे आप क्या नोटिस कर रहे हो? हर एंजाइम्स के पीछे क्या लगा होता है? एज, 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 आइसोमरेज, लाइगेज, लाइगेज, सिंथेटेज। इट मीन्स कि ASE टर्म दिया जाता है, ASE टर्म दिया जाता है एंजाइम्स के लिए, और जहां पर भी आप ASE लिखा हुआ देखें, इट मीन्स कि वो एंजाइम है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनके पीछे एज नहीं लगा होता है, इन लगा होता है। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इनके पीछे आपको क्या लगा मिलेगा? इन मिलेगा। क्योंकि हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, हमें तो पता है एक्सेप्शनल बायोलॉजी में होता ही है, और हम हर चीज के लिए रेडी रहते हैं। ओके, तो एंजाइम्स के बेसिकली नाम के पीछे क्या लगा होगा? एज। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। इस क्लास को लर्न करने के लिए एक टर्म दिया गया है, OTH लिल, OTH लिल। ओके, O ऑक्सीडोरिडक्टेज, T ट्रांसफरेज, H हाइड्रोलेजेस, L लाइज, I आइसोमरेज एंड लाइगेज L। ओके, ऑक्सीडोरिडक्टेज, आई होप आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है। मैं आपको एक बार रिमेंबर करा देती हूँ। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन में होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे एंड ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास में क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरेज एंजाइम्स में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफरेज एंजाइम्स, इस क्लास के एंजाइम्स क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। वो फंक्शनल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप अमीनो ग्रुप हो सकता है। यहाँ एक अमीनो ग्रुप का एंजाइम का नाम दे रखा है ट्रांसएमिनेज एंजाइम। क्या करेंगे? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से ट्रांसफॉस्फेटेज, ऐसे ही उनको नाम मेंशन कर देंगे। हाइड्रोलेज, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। अगर प्रोटीन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होनी है, प्रोटीन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में बदल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोटीएजेस एंजाइम। अगर लिपिड मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा तो लाइपेजेस। ओके, देन कम लाइजेस। लाइजेस में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइसोमरेज एंजाइम्स, आइसोमरेज क्लास के एंजाइम्स क्या करेंगे? इनका वर्क है आइसोमराइजेशन करना। आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है? 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, और दोनों ही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम एकदम सेम है, सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है इनका? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमराइजेशन के थ्रू, आइसोमराइजेशन एंजाइम्स क्या करेंगे? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर देंगे। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर देंगे। किसकी प्रेजेंस में? आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप में चेंज होगा, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ओके, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम्स क्या करता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में
कन्वर्ट करता है। देन लाइगेज, लाइगेज यानी सिंथेसिस, नाम से ही पता चल रहा है आरएनए मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होंगे तो आरएनए लाइगेज, डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो देन डीएनए लाइगेज। सिंथेटिस एंजाइम्स का यूज करेंगे यहाँ पे, डीएनए सिंथेटिस एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे। ओके, गॉट इट। इस टर्म को आप रिमेंबर रखना, OTHLIL, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास मेंशन हो जाएंगी। और ये नेम से ही मेंशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रही है। ट्रांसफरेज एंजाइम में फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, चाहे वो अमीनो ग्रुप हो, चाहे वो फॉस्फेट ग्रुप हो, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप हो। यहाँ क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। हाइड्रोलेस क्लास के एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर प्रोटीन में हाइड्रोलिसिस होगी तो प्रोटीएजेस, लाइपेज में हाइड्रोलिसिस होगी लिपिड मॉलिक्यूल में तो लाइपेजेस। लाइजेस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करते हैं। इस क्लास के एंजाइम्स क्या करेंगे, आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शंस करेंगे और उन मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्जन कर देंगे। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज होगा, फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज में चेंज होगा। देन लाइगेसेस एंजाइम, नेम से ही पता चल रहा है यहाँ क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, जॉइनिंग हो रही है, जॉइनिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की। दो मॉलिक्यूल्स आपस में किससे बाइंड होंगे, लाइगेज यानी सिंथेटिस एंजाइम्स की हेल्प से बाइंड होंगे। ओके, हमने लास्ट क्लास में एंजाइम्स की काफी सारी चीजें कर दी हैं। यहाँ पर भी हमारे अब एंजाइम्स हमारा फिनिश हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।